मैं अपने को एक अध्यापक से अधिक नहीं मानता। आई बिलीव दैट वी शुड बी वेरी ग्राउंडेड एंड वी शुड वर्क फॉर आवर सोसाइटी। हम सभी एक ही कश्ती में सवार हैं और वो कश्ती है अध्यापक शिक्षा की, और मुझे लगता है कि उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, देश का निर्माण। और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जिस मूल लक्ष्य से की गई है, मूल उद्देश्य से की गई है, वो है री इमेजिनिंग टीचर एजुकेशन एंड आवर मोटो इज आचार्य देवो भव। इस देश में सदा से ये प्रारंभ से ही ये रहा है कि हमारे यहाँ मातृ और देवो भव, पितृ देवो भव के बाद हमने आचार्य को ही देवता माना है। आज आचार्य की जो संस्था है, जो टीचर की जो इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं न कहीं डिमिनिंग होता चला जा रहा है। वो कहीं न कहीं अपनी प्रासंगिकता को छोड़ रहा है। कहीं न कहीं अध्यापन और अध्यापकत्व का जो भाव है, वो हमारे अंदर वो स्वाभिमान नहीं जगाता। अभी आदरणीय प्रोफेसर सेनापति जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वो तमाम चैलेंजेस, वो तमाम बातों को हमारे सामने रखा कि किस तरीके से हमें टीचर ट्रेनिंग में, टीचर एजुकेशन में चैलेंजेस फेस करने हैं और कैसे हमने एक विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उसमें भारत उस तरफ लेके चलना है। मुझे लगता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन का जो नारा हम लगा रहे हैं, वो कामयाबी का समय अब हमने डिसाइड करना है कि वो समय कौन सा होगा कि हमें भारत को बुलंदियों पर लेके जाना है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने अध्यापकों को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है, उसमें अगर हम जब तक टीचर्स को हम साथ लेके नहीं चलेंगे, राष्ट्र विकसित राष्ट्र में नहीं बदल सकता। जिस देश में आचार्य जैसे शिक्षक और आज कुलगुरु रहे हों, जब तक्षशिला में दीक्षांत समारोह था, तब दीक्षांत समारोह के वक्त उनके कुलगुरु जो थे उस वक्त के, उन्होंने अपनी जगह उन्हें स्थापित करते हुए कहा कि मैं आपको आपसे ही मांगता हूं। तो हमारे यहाँ पर जो अध्यापकों का जो चयन की प्रक्रिया थी, हमारे यहाँ जो कुलगुरुओं की को जो स्थापित किया जाता था, वो इसलिए किया जाता था कि वो विजडम ओरिएंटेड एजुकेशन की जो बात थी, वो उस परंपरा पर चला करते थे। और जैसा कि मैंने अपने आरंभिक उद्बोधन में भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं शास्त्रार्थ की बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरी मोनोलॉग और पूरी जो मैकॉलियन एजुकेशन है, उस पूरी शिक्षा ने हमें औपनिवेशिक रूप से इतना पंगु बना दिया कि हमारी सोचने समझने की जो शक्तियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस औपनिवेशिक मानसिकता की गुलाम हो गई। और इसी गुलामी के प्रतीकों को हटाने के लिए भारत सरकार की तरफ से पंच प्राण की घोषणा की गई। और ये जो पंच प्राण हैं, इनमें जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि गोल ऑफ डेवलप इंडिया इज द फर्स्ट प्राण एंड सेकंड इज रिमूव एनी ट्रेस ऑफ colonial mindset. We have to remove any kind of colonial mindset which we are having in our textbook or in curriculum. There is no shame on it for saying that India will be a developed nation. If you can say that कि हम होंगे कामयाब, तो उसका लक्ष्य भारत के शिक्षकों की तरफ से ही जाता है। और उसके लिए हमें तीसरा प्राण है वो है प्राइड ऑन आवर रूट्स। वी हैव टू टेक प्राइड ऑन आवर इंडियन रूट्स, आवर इंडियन ethos, इंडियन कल्चर. Just Professor Senapati was highlighting about Indian culture, Indian ethos, Indian value system. Even the small countries we narrated, like South Korea is ahead than us. Even the small countries like Singapore, which are parallelly got independence with us in 1947. India became independent and Singapore got in 1948. And you can see that where Singapore is landing right now. आज उसको मिनी अमेरिका कहा जाता है. Why? Because of their hard work, their sheer intellectual caliber, because of their economical welfare, because of their welfare oriented schemes. मैं कई जगह कोट को कई बार यहाँ भी शेयर करना चाहता हूँ, कोट को मैं पढ़ता हूँ और मुझे काफी मोटिवेट भी करता है, और कहीं ना कहीं मुझ में ये एक बात की आप लोगों के सामने रखने की इच्छा शक्ति भी है कि इस पर हम शिक्षकों को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए. बिकॉज टीचिंग इज स्टिल कंसिडर्ड द लास्ट चॉइस. वी आर प्रोड्यूसिंग द एक्सीडेंटल टीचर्स इन इंडिया. We do not have we have not, the teaching is still the first choice. जहां पर अभी मैंने आचार्य चाणक्य की बात करी थी, जहां मैंने मंडन मिश्र की बात करी थी, जहां पर इस देश में गार्गी, विद्योत्तमा और अहिल्या जैसी जो है हमारी नारी शक्तियां हुई, जहां वीर शिवाजी को जन्म देने वाली मां प्रसूता जीजाबाई हुई, जहां पुतली बाई हुई जिन्होंने महात्मा गांधी को जन्म दिया,
आज अगर हम उस देश में देखते हैं कि अध्यापकत्व को लेने और अध्यापन के प्रोफेशन में आने वाले जो हमारे जो टीचर्स हैं वो लास्ट चॉइस इसको रखते हैं, और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विश्व गुरु बनने के लिए जिन गुरुओं को हमें सबसे आगे लेके चलना चाहिए उसके प्रोफेशन में कोई नहीं आना चाहता, वो कहीं ना कहीं आखिरी पायदान पर है। तो इस परिपाटी को खत्म करने के लिए इस शिक्षक विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। एम्स और आईआईटीज तो बन गए 60 के दशक में, आईआईटीज भी बने, एम्स भी बने, लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स की यूनिवर्सिटीज की कल्पना नहीं की गई। हमने मान लिया कि टीचर्स तो कहीं भी निर्मित किए जा सकते हैं, उनके लिए एक संकाय बना दिया गया, और उस संकाय में जो हालात और स्थितियां हैं वो आपने देखी कि वो इतनी किस प्रकार की रही। तो मुझे लगता है कि आज वो एक बहुत बड़ा संकल्प लेने का समय है कि हमें अपने अध्यापकों को के अंदर वो भाव जगाना होगा, क्योंकि जब तक अध्यापकों में वो भाव नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइड कहीं मिसिंग है, और वो प्राइड कैसे आएगा कि जब उनके अंदर हम ये भावना जगाएंगे कि वो देश के निर्माण में उनकी सर्वोत्तम भूमिका है। तो इसी लक्ष्य और इसी परिपाटी के साथ हम यहाँ पर काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि उस आचार्य का जो इंस्टीट्यूशन है, जो आचार्य नाम की जो संस्था है, उसको पुनः स्थापित किया जाए, उस संस्था को दोबारा रिवाइव किया जाएगा। और जो मैं कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो बहुत ही कई बार मेरे अंदर निराशा भी लाता है। वो कोट है कि द बेस्ट ऑफ अमेरिकन्स वर्किंग फॉर अमेरिका, द बेस्ट ऑफ चाइनीज आर वर्किंग फॉर चाइना, द बेस्ट ऑफ ब्राजीलियन आर वर्किंग फॉर ब्राजील, बेस्ट ऑफ जापानीज आर वर्किंग फॉर जापान। अभी उनके यहाँ फुकुशिमा में इतना बड़ा आपने देखा कि इतना बड़ा जो है सुनामी आया और इतना बड़ा रिएक्टर स्केल पर उनके यहाँ पर भूकंप आया, उसके बावजूद भी जापान ने किसी राष्ट्र के सामने हाथ नहीं फैलाई, किसी से मदद नहीं ली। तो ये जापान की ताकत है कि जापान जो है अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही ख्याति रखता है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है, द बेस्ट ऑफ इंडियंस वर्किंग फॉर अदर्स, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी हमारी विडंबना है कि आज हमारा हर भारतीय बच्चा अपने लक्ष्य को या तो वो एडिलेंड को देखता है, न्यूयॉर्क को देखता है, सिलिकॉन वैली को देखता है, या भारत से बाहर पढ़ने के लिए जाता है और वहीं बसना चाहता है, वो भारत वापस आना नहीं चाहता। उसकी कुछ वजह जो है वो मुझे लगता है वो यही है कि हमने वो इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, हमने वो एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं बनाया। और मुझे लगता है जो अध्यापक जो इतनी मेहनत करता है वो आज भी अनसंग है। आज चाहे हम L1 आदित्य को सूर्य की परिक्रमा के लिए भेज रहे हों, चाहे हमने चंद्रयान 1, 2 और 3 भेज दिए हों आज, लेकिन उसको भेजने वाला, उसकी कक्षा में स्थापित करने वाला जो अध्यापक है वो आज भी कहीं ना कहीं गुमनामी में जी रहा है। अगर हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर जो शिक्षकों का जो आदर्श परंपराएं हैं उन्हें स्थापित करनी होंगी, और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को, जैसा कि प्रोफेसर सेनापति ने भी कहा कि वी हैव टू टेक द ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर। हमारे अंदर कक्षा में जो बच्चा बैठा है, जो विद्यार्थी बैठा है, उसको जो संवारना है, जिसके ऊपर हमारे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा, कोठारी कमीशन ने, which is rightly said, and I am quoting the National Commission on Education, which said that the destiny of a nation being shaped in her classroom, किसी भी देश का भविष्य वहां की कक्षा में पैदा होता है और संवरता है। अगर हमने अपने देश के भविष्य को संवारना है तो अपनी कक्षाओं को संवारना होगा, अगर हमने राष्ट्र को बनाना है तो अपनी कक्षाओं में काम करना होगा। और किसी भी राष्ट्र को महान बनाती हैं वहां के अध्यापक, वहां के विद्यार्थी और वहां के अभिभावक। इन तीनों को एक साथ लेके चलना होगा। हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी विश्व के अंदर एक मौलिकता है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है हमने हर मोर्चे पर, हर तरफ अपना परचम लहराया, चाहे साइंस की फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे कल्चर की फील्ड में हो। जब मुझे याद आता है 1893 में स्वामी विवेकानंद को जो है विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हुए कई प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब 1893 में वो बोले और उनका जो पहला ही वाक्य था, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 3 दिनों तक शिकागो में वो भारतीय संत जब बोले थे तो उनको कहने वाले जो बाद में मीडिया रिपोर्ट्स आई कि इंडिया की जो इमेज भारत की जो थी वो कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स की थी, यहाँ पर मंकी गॉड्स की बात की जाती थी, वी आर लिविंग विद द सुपरस्टिशंस की बात की जाती थी। मैकॉले ने अपने मिनट में हिंदुस्तान का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि व्हेन ए सिंगल शेल्फ ऑफ इंडियन लिटरेचर इज वर्थ देन द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। उसने हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को सभी पाखंड और मिथ्या कहा, उसने मैथोलॉजी कहा,
उसके बाद वुड डिस्पैच ने इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा। आप अगर देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा आज उसी चीज को रिवाइव करने की बात कहती है। हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान जो है वो विश्व को आज जो दशमलव जो दिया, जो जीरो दिया, वो भारत की इन्वेंशन है। सुश्रुत और चनक ने जो सर्जरी करी वो आज भी प्लास्टिक सर्जरी के सबसे बड़े आयाम है। भरतहरि ने जो साहित्य लिखा और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो विश्व के पहले नाट्य शास्त्र है। और जो कालिदास ने 5 काव्यों को लिखा जो महाकाव्य बन गए, उनको शेक्सपियर से हम कल्पना तो करते हैं, उनकी तुलना तो करते हैं, लेकिन भारत का वो महान जो है ज्ञानी व्यक्ति जो है विश्व का सर्वोत्तम जो है पहला लेखक था जिसने इतने बड़े महाभाष्य लिखे। उसी तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश जैसी जो कृतियां हैं वो विश्वव्यापी हुई। तो भारत की पूरी जो शैली है उससे हम इतने आगे बढ़े। मैं जानता हूं ये समय कम है, इसलिए मैं अपना बहुत अधिक यहाँ पर रखूंगा, विचार नहीं रखूंगा, क्योंकि 11 बजे हमारे अन्य मुख्य अतिथि प्रोफेसर सीबी शर्मा जी को हमारे साथ जुड़ना है। मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं विजन 2020 पढ़ रहा था एपीजे अब्दुल कलाम की, तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा था, व्हाट वी हैड बिफोर इंडिपेंडेंस एंड व्हाट वी हैव आफ्टर इंडिपेंडेंस। ही सेड दैट बिफोर इंडिपेंडेंस वी डू नॉट हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिफोर इंडिपेंडेंस we do not have state of the art institution like IITs and IIM like today's scenario. But what we had character oriented education, we had character oriented teachers. हमारे पास इतने उन्नत आधुनिक भवन नहीं थे, हमारे पास इतने स्टेट ऑफ द आर्ट्स इंस्टीट्यूशन नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना करी और भारतीय जनमानस को उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। और उस वक्त भी भारत के पास जो है इतने अधिक विपुल संसाधन ना होते हुए भी हमारे पास सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज थे, हमारे पास स्वामी अरविंद का सत्यचिंत आनंद का बोध था, हमारे पास गिजू भाई बधेका जैसे इतने अध्यापक थे जिन्होंने इतना कार्य किया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान परंपरा रही है। तो मुझे लगता है कि जो हमने विषय अपने यहाँ पर लिए हैं वो विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है। और जो आदरणीय सेनापति जी ने भी अपने व्याख्यान में कहा, वी हैव टू थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, विच इज द क्रक्स ऑफ आवर एनईपी, कि हमें काम तो करना है भूमंडलीकरण के दौर में। हमारी आसमान पे हमारी नजर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पांव जमीन पर होने चाहिए, जिसको महात्मा गांधी ने भी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर के दरवाजे बंद रहें लेकिन मेरी खिड़कियां खुली रहें, ताकि उसमें से ताजी हवा आती रहे और जाती रहे। तो मुझे लगता है कि हमारे जो ये पूरे 5 दिन की हमारी ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे यहाँ प्रबुद्ध जनों का जो एक संगम है ये, और हमें लगता है संक्रांति की बेला आने वाली है और हम महासंक्रांति अभी के दिन इसका जो प्रण लेंगे, उसके लिए ये पंच प्राण बहुत आवश्यक हैं, जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। और जो हमारे सारे ही सत्र हैं जिसमें आरंभ, इतिहास, मूल, गुरुकुल, शिक्षा तत्व, संभावनाएं, साधना और ज्ञान बोध, और उसके अतिरिक्त जो स्पेशल सेशन है आज 2:30 बजे ब्रिगेडियर पीके मिश्रा जी का, उसमें आप सम्मिलित हो, जिसमें वो पूरे विकसित भारत की कल्पना आपके सामने रखेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस आभासी पटल के साथ हमारे साथ जुड़े। ओवर टू सोनल एंड त्रिशला। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Please join me in extending a warm welcome to Professor C.B. Sharma as we eagerly await the wisdom and guidance he has to share with us. Professor C.B. Sharma. सर, थैंक यू सो मच। शाइनी, मैं बिफोर सर को प्रणाम करते हुए 2 शब्द जोड़ूंगा। सर, आप इस आभासी पटल से पहली बार दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आए हैं। मैं अपनी सहयोगी शाइनी से 2 मिनट का समय लेते हुए आपके शान में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप हमारे गुरु हैं और सदा ही जीवन में वरिष्ठ अग्रज की तरह आपने भूमिका निभाई। इस विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्यों में जो आपकी भावना थी वो यहाँ परिलक्षित होती है कि देश में टीचर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी, एक संकाय ऐसा होना चाहिए जहाँ पर अध्यापकों को के लिए काम किया जाए, सोचा जाए और एक पूरी तरीके से विशुद्ध यूनिवर्सिटी हो। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये कहा गया कि शिक्षकों को ही हमने सबसे ज्यादा उनको ही सबसे ज्यादा महत्व देना है। आदरणीय प्रोफेसर सीबी शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सभी साथियों, ये अपने आप में एक संस्था है और जितना काम वो कर रहे हैं भारत में और हर
तरीके का कार्य उनका, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे उपेंद्र शांति प्रतिष्ठान के तौर पर उन्होंने जो अपने माता पिताजी के को जो एक तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि देते प्रतिष्ठान बनाया, और उसके माध्यम से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और इस पटल से मैं यह भी स्वीकार करूंगा कि जब भी उन्हें हमने किसी भी कार्य के लिए कहा, उन्होंने मना नहीं किया। और आज भी जो आरंभ हो रहा है वो उन्हीं के व्याख्यान के द्वारा हो रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली की जो अवधारणा है और व्यापकता है, उस पर उनसे अधिक कोई, मुझे लगता है, मर्मज्ञ विशेषज्ञ नहीं हो सकता जिसने इतना पढ़ा हो। भारत को विश्व के कई मंचों पर सर ने प्रतिनिधित्व किया है, कई चैनलों में मैं सर को रोज सुनता हूँ, राज्यसभा संसद चैनल से लेकर के बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता हूँ। आपने वाकई शिक्षा को सर जिया नहीं है, बल्कि एक साधक की तरीके से आपने एक साधना करी है। और ये दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का पल है कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच से हमारे इन विद्यार्थी, शोधार्थी और अध्यापकों को समय दिया जो देश के हर राज्य से इसमें जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है नववर्ष, जो आंग्ल नववर्ष है, इसकी इससे अधिक कोई अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती कि आपका प्रबोधन सुना जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी की तरफ से आपका साधुवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार धनंजय जी। मैं आभारी हूं दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी का, धनंजय जी का, जिन्होंने आदर से मुझे अग्रज कहा है और अपने को अनुज मानते हैं। मैं मानता हूं कि मेरे मित्र हैं और बड़े ज्ञानी हैं। आप सबों का बहुत बहुत आभार कि आपने ये मौका दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू टॉक टू peer group, younger generation. In fact, I am exiting the system. I'm almost at the verge of exiting and you're all entering. So it's always a privilege to hand over the baton to you, what we could achieve or I could achieve and what we expect from you. Thank you very much, Dhananjay, for giving me this opportunity. It's my privilege. The topic you have taken is also very, very encouraging. We are at a very crucial juncture in the history of this country. We had the National Education Policy 2020 released in July 2020. And since then, we have been thinking of implementing and how to implement it. But let me tell you, 5 years before the policy was released in July, we had been working and I had my great privilege of working on it. I would like to connect both the policy and what do we understand by Indian knowledge system and how does it help us, especially the teachers, teacher educators, in understanding and how would it impact the nation. मुझे एक बात याद आती है, मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे और उनको मैं नेशनल म्यूजियम में एक भाषण में सुन रहा था। उन्होंने मंत्री के तौर पर ये बात कही कि लोग मुझे आके कहते हैं कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं पूछता हूं क्या करूं मैं? सर के बल खड़ा होकर पांव ऊपर कर दूं, आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा? क्या बदलना क्या है ये बताओ। देखिए, मुझे कोई बता नहीं पाता है। ये सही बात है कि हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की कई बार चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हमारी शिक्षा भारतीय परंपराओं पर आधारित हो, लेकिन हमको बताने को कुछ नहीं होता है। हम सजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या बदलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मैंने जिया है, मैं उस पर लगातार 8 साल से काम कर रहा हूं। मित्रों, ये नीति भारत के भविष्य को बदलने की नीति है। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को अगर आपको समझना है तो एक बार आप मैकॉले के मिनट्स को पढ़िए और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साथ में पढ़िए। देखिए कि मैकॉले ने क्या किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करना चाहती है, और बीच के कालखंड को अगर आप फिर एक दृष्टि डालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन क्या होना चाहिए जो भारत को बदलेगा। आई हैव मेट graduates of IIT and very successful students from India, and they have often told me, करे भाई आप किस भारत की बात करते हैं? अगर अंग्रेज ना आए होते तो ये तो देश भी नहीं था एक, ये तो छोटे छोटे राज्यों में बटा था, आपस में लड़ते थे। अंग्रेजों ने सबको एक किया।
यही हमने पढ़ाया है। आप सब शिक्षक हैं या शिक्षक होने वाले हैं या टीचर ट्रेनर्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। एक बड़ी अच्छी किताब है पॉल फ्रेरे की, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, उसको पढ़िए। बहुत सुंदर वो कहता है कि अगर किसी भी संस्कृति को बदलनी है तो उसकी भाषा को सबसे पहले बदलिए, और अगर आप भाषा को बदल पाए तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि वही सोचने का तरीका है। मैकॉले ने यही कहा था कि हम यूरोपियन कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हम यूरोपियन कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। इससे भारत के लोग ब्राउन तो दिखेंगे, सोच में अंग्रेज होंगे। क्या बदलने का प्रयास है? सोच को बदलने का प्रयास है। आप मेरी तरह सोचें, जैसे मैं सोचता हूं वैसे आप सोचें, तो शिक्षा वही है जो सोचने के तरीके को बदलती है। तो अगर हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात करें तो हमको वो बदलना है कि हम जिस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, जो आने वाला जनरेशन है, वो सोचेगा कैसे और किस भाषा में सोचेगा। जब तक वो अंग्रेजी में सोचेगा तब तक भारत नहीं बदलेगा, क्योंकि आप लगातार प्रयास में हैं कि मैं उनकी तरह अंग्रेजी बोल सकूं, मैं अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलता हूं। ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है आज। तो हम पूरी एक संस्कृति का प्रयास ये रहा कि हम अंग्रेजी सीखें, और हम ऐसी अंग्रेजी सीखें कि हम अंग्रेज की तरह अंग्रेजी जानते हैं, ये लोग कहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सबसे पहले भाषा को मातृभाषा में बदलने की बात करती है, जो 1835 का मैकॉले ने किया था, उसको उलटने की बात करती है। इसको मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन से कैसे जुड़ता है। अब लगातार 18वीं शताब्दी तक देखें तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। हमारी शिरकत ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज्यादा था, और हमारे बाद चाइना का था, जो हमारे काफी पीछे था। ये इसलिए कि हम एकता में अनेकता थे, हम सोचते पूरे देश में एक तरह से थे, भाषाएं अलग अलग थी, हमारे सोच का तरीका एक था, भाषाएं अलग अलग थी। मुझे अभी मौका मिला आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को सुनने का। वो मेरी विश्वविद्यालय में आए थे और उन्होंने बड़ा सुंदर यहाँ पर भाषण दिया। उन्हीं की कुछ बातों को मैं कोट करूंगा। उन्होंने एंगस मैडिसन की एक किताब एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की चर्चा की, और मैडिसन ये रिकॉर्ड करता है कि 18वीं शताब्दी तक भारत सबसे अमीर देश इसलिए था क्योंकि ये जितनी विधाएं हैं उसमें काम करता था, उसमें नॉलेज कॉर्पस क्रिएट करता था। You would realize you cannot have an original idea if you have to think in a different language, foreign language, a language which is not yours. तो पूरे देश अलग अलग भाषाओं में एक जैसे विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेटलर्जिकल डेवलपमेंट, मेडिकल डेवलपमेंट में काम कर रहा था। भाषाएं अलग थी, माध्यम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पूरे देश को लगा दिया गया कि एक अलग माध्यम में, मीडियम में सोचिए, इंग्लिश में सोचिए, तभी देश का सत्यानाश हुआ। When we talk of Indian knowledge tradition, we have to understand and think that the goal of India, the method of India was entirely different to what the colonizers did. उन्होंने बड़ा अच्छा
बताया, 2-3 जगहों का उन्होंने बताया कि चेंगलपट्टी एक तमिलनाडु में शहर है। आज वहां लगातार सूखा पड़ता है, पानी की कमी है, खेती खराब होती है, लेकिन रिकॉर्ड पर है कि चेंगलपट्टी में पानी की कोई कमी नहीं थी और वहां 2 चीजों की बड़ी बहुतायत थी। एक तो कि रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छा था, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छा था, और उसके माध्यम से वहां पर कि कौन सी खेती हो, कौन से जगह पर, और पानी कैसे बचाया जाए। 50% कृषि पर आधारित था पॉपुलेशन और 50% दूसरी विधाओं पर आधारित था। Keep referring to the national education policy now. I'm trying to connect these two ideas and look at how Indian knowledge can contribute to the development of India and how it is important to go back to our roots, the methods. Quite often when we talk of Indian knowledge tradition, people say कि सर आप ये जब जितने मॉडर्न नॉलेज है उसको हटा करके वो वेद पुराण इनको लाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन मेथड्स पर बेस्ड मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, हमारे मेथड्स टाइम टेस्टेड थे, हजारों साल से थे, इसीलिए भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, क्योंकि इसके मेथड जो थे वो बहुत रॉबस्ट थे। एंड दैट इज व्हाई आई एम रेफरिंग to the Chengalpattu example. Chengalpattu population was primarily agriculture based. 50% लोग खेती पर आधारित थे। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? सप्लाई ऑफ फूड। और दूसरा कि इसका रिकॉर्ड कीपिंग वो अपनी भाषा में करते थे, जिसके आधार पर प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज इतना बढ़िया था कि वो हजारों साल का अपना रिकॉर्ड के माध्यम से ये कह सकते थे कि क्या खेती होनी चाहिए, किस साल कैसा मौसम है तो क्या होगा। पूरे उनके पास लंबा इतिहास था। ये इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन था। वहां जो खेती थी और जितने अनाज होता था उनके खपत से कई गुना ज्यादा था। लेकिन जब अंग्रेज आए और उन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को बदला, तो आज आप देखें वहां पर सूखा भी पड़ने लगा और अनाज की भी कमी होने लगी। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को हमको मेथड से और लोकल नॉलेज से जोड़ के देखना चाहिए। ये एक कुछ नहीं होगा, एक कुछ नहीं होगा। वास्को डगामा को हम कहते हैं कि हमेशा कि वास्को डगामा भारत की खोज में निकले थे और वो अफ्रीका पहुंच गए। क्यों? भारत दुनिया भर से व्यापार करता था और समुद्र के रास्ते व्यापार करता था। एक चर्चा आती है, एक द्वीप है जिसका नाम है सुखद द्वीप, अंग्रेजी में इसको सुखोत्रा कहते हैं। ये मडागास्कर के नीचे का एक आइलैंड है। हजारों साल पहले का दीवालों पर खुदाई वहां उपलब्ध है। भारत से नाविक व्यापार करने जाते थे, सुखद द्वीप पर रुकते थे, वहां फ्यूलिंग करते थे, अपना आराम करते थे, फिर आगे व्यापार करने जाते थे, लौट के आके फिर रुकते थे और फिर भारत आते थे। वहां वो अभी भी उपलब्ध है, सुखद द्वीप, ऐसे सुखोत्रा ऑफ द मेडागास्कर। आप अगर देखें तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यह रिपोर्टेड है कि अंग्रेज अपने पार्लियामेंट में 19वीं शताब्दी में कह रहा है
कि साहब हम समुद्र के रास्ते व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र में रास्ता देखने का, खोजने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन हमारे नाविक बिल्कुल एक्यूरेटली सुखद्वीप सुखोत्रा पहुंचते थे और वहां से आगे जाते थे, लौटते थे और वापस भारत आते थे। इसका प्रमाण है कि हमारे पास कॉम्पास था और हम समुद्र में भी रास्ता खोज सकते थे। वास्को ड गामा ने अफ्रीका में एक भारतीय नाविक काना से उनकी मुलाकात हुई, काना नाम के भारतीय सेलर की। उसको उन्होंने पकड़ा और फिर वो उनको एकदम एक्यूरेटली भारत लाया, क्योंकि काना के पास ये औजार था, ये तरीका था कि वो समुद्र में रास्ता नहीं खोए। हम कई बार चर्चा करते हैं राइट ब्रदर्स की, कि पहली बार हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने उड़ाया। जरा पढ़िए और इंटरनेट सर्च करिए और इस पर थोड़ा करिए। पहली बार हवाई जहाज भारतीयों ने उड़ाया था, चौपाटी पर, बॉम्बे चौपाटी पर। अगर आप इंटरनेट सर्च कर रहे हैं, अभी मेरे बिल्कुल दिमाग से वो नाम निकल गया है, जिसने ये उड़ाया था, उसका रेफरेंस है। मशीन अवेलेबल है जो कि ब्रिटेन में म्यूजियम में है अवेलेबल। इन पूरी बात को, चूंकि मेरा समय कम है और मैं आपके प्रश्न लेना चाहूंगा ताकि आपसे डायलॉग हो सके, इस पूरी बात से चर्चा करके ये केवल मकसद है कि आप ये जो 5 दिन करने वाले हैं, इसमें ये चर्चा का विषय नहीं हो कि भाई इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन आज साइंटिफिक युग में क्यों। बात करना और चर्चा इस बात पर करना चाहिए कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन क्या था और किस चीज की बात हम करते हैं। इतने लोग बैठे हैं, हम सबके भी दिमाग में कोई ना कोई अच्छा आइडिया है, हम अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं कि शायद कोई अंग्रेजी में गलती हो गई तो लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे। तो हम अपनी बात को रखना चाह रहे हैं या हम अपने अंग्रेजी को रखना चाह रहे हैं? आई एम रेजिंग दीज फंडामेंटल इश्यूज बिकॉज our tradition has been that we respected the idea. We did not respect the language. We made a compromise. We had methods of translating and understanding each other. आप भी करके देखिए। मैं कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया हूं कि मैंने अलग अलग भाषा बोलने वालों को कहा है कि आप अपनी भाषा में अपना प्रश्न रखिए और हम सब समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा कम समझेंगे। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जिसकी बात बारी बारी से कर रहे हैं, और आई एम सो वेरी हैप्पी दैट यू हैव टेकन अप दिस थीम एंड एट द एंड ऑफ 5th day perhaps you will come up with some understanding on it, that by reinstating what we mean, reinstating Indian knowledge tradition, what we should mean is method of thinking that we had. आप अगर जाए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वहां के पुस्तकालय में वहां काम किया हुआ जो रिसर्च रखा गया है, वो कहता है कि भारत में आई सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी अवेलेबल था लॉन्ग बैक, और पूरी दुनिया उसका लोहा मानती थी। ये इसलिए था कि हमारे पास वुड्स स्टील था जो दुनिया में कहीं नहीं था। I'm trying to relate 2-3 things, and I will now, I will like your questions, rather observations. Give me your questions if you have. How a civilization cannot just prosper in one area. अगर आप कृषि में बहुत अच्छे हैं तो साथ में मेटलर्जी भी अच्छा होगा, साथ में टेक्सटाइल भी अच्छा होगा, साथ में साइंस भी अच्छा होगा। A civilization doesn't do well in only one area, an isolated area, and that is why you find that India had the best of metallurgy. सबसे अच्छा स्टील हम बना रहे थे, वुड से स्टील, जिसकी मैं चर्चा किया हूं। कहा जाता है कि हम दुनिया भर में जाके वुड से स्टील बांटते थे
और हम सोना लेके आते थे। प्लिनी की किताब पढ़िए, प्लिनी ने लिखा है कि भारत पूरी दुनिया में वुड से स्टील बांट करके, बेच करके और सोना लाता है। हम सबका सोना भारत में चला जा रहा है, तभी हम सोने की चिड़िया थे। Now look at the national education policy. The national education policy says we will promote all areas of knowledge including carpentry. Carpentry में knowledge है क्या? Including dance and drama. Dance में knowledge है क्या? Dance science है क्या? लेकिन इसकी आवश्यकता कॉलोनाइजर्स को नहीं थी, अंग्रेजों को नहीं थी। भारत अच्छे डांसर्स पैदा करे, उसे उनको कैसे फायदा था? तो क्या किया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ो और ये अंग्रेजी में पढ़ो ताकि इंग्लिश और ब्रिटिश इकोनॉमी को फायदा हो। आप में से पता नहीं कितनों को पता है, एक बड़ी अच्छी किताब है, अगर आप ले सके, द एल्केमिस्ट, डालरिम्पल की किताब है। पढ़िए क्या लिखता है। क्वीन के बाद सबसे अमीर आदमी इंग्लैंड का भारत का गवर्नर जनरल था। वो जितना धन इस देश से इकट्ठा करके ले गया कि वो रानी के बाद सबसे अमीर व्यक्ति इंग्लैंड का बना। ये देश था हमारा। जितना लूट सका वो, उस लूट से वो इंग्लैंड का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बना। रीड, इट्स अ ब्रिटिश वाइट राइटिंग दैट he became the second richest person in UK after the Queen. हम इतने अमीर थे कि जो हमको लूट के थोड़ा बहुत ले गया, वो इंग्लैंड का सबसे सेकंड रिचेस्ट पर्सन बना। तो हम हर क्षेत्र में आगे थे। आज जब हम बात करते हैं कि एंशिएंट नॉलेज की, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की, इंडियन नॉलेज सिस्टम की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज के मॉडर्न साइंस को रिप्लेस करें हम उससे, क्योंकि आज डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जरी बहुत आगे बढ़ गई है। आज कैटरैक्ट सर्जरी या सर्जरी फॉर दैट मैटर, बट इंडिया had given to the world surgery. India had given to the world plastic surgery. India had given to the world cataract surgery and things like that, metallurgy, aeronautics. We need to go back to them. And why? Again, I will refer to, go to Paul Freire. अगर आपको एक संस्कृति को, एक पूरी आबादी को प्रगति से रोकना है, विकास से रोकना है, तो उसको सबसे पहले ये बताइए कि तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है। वो अपनी भाषा को बदलने में अपनी आइडेंटिटी को बदलेगा, और हमारी आइडेंटिटी ही हमारे विकास का रास्ता है, माध्यम है। हमने आज जो बदलाव सजेस्ट किया है वो क्या किया है? हम लोगों ने कहा है कि भाई आप जिस कॉम्बिनेशन में चाहिए उस कॉम्बिनेशन में पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के साथ डांस और डांस के साथ एग्रीकल्चर। अभी हमने आपको रिफर किया था न्यूटन का, जिसने रिपोर्ट किया था कि भाई भारत के पास कंपास है, हमारे पास नहीं है। हमने आपको रिफर किया अभी वास्को ड गामा, जो कि भारतीय सेलर कान्हा की मदद से भारत पहुंचा। आई विल ऑल्सो लाइक टू रिफर टू डार्विन, सॉरी ग्रेगोर मेंडल। कुछ पता है कि मेंडल ने क्या पढ़ा था? मेंडल ने 3 विषय पढ़े थे, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैथमेटिक्स। मेंडल ने 3 विषय पढ़े थे, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स, और इन 3 विषयों का उसने जो हिसाब रखा था, बिकॉज ही अंडरस्टूड मैथमेटिक्स, उसी ने मेंडल के विकासवादी सिद्धांत को जन्म दिया, और वही कारण बना है आपके कोरोना के टीका का।
आज क्या भारत का कोई भी विद्यार्थी ये कर सकता है? नहीं, क्योंकि हमने ये कह दिया कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते हैं, वही लेंगे जो कि विश्वविद्यालय ने तय किया है, विद्यालयों ने तय किया है। Now, if you look at the National Education Policy 2020, in the school sector, it says children can learn or study any subject of their choice, go up to higher education and pursue that in their colleges. We have suggested a complete revamping of the higher education, school education as well as higher education. What we expect is कि जब हम ऑटोनॉमी देंगे कॉलेजेस को, और ये ऑटोनॉमी देंगे कि आप जो भी विषय पढ़ाएं, तो आप अगर पढ़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कि हमने कहा है कि कॉलेजेस को ऑटोनॉमी है टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स। नाउ इफ students in a remote college decide to do dance and mathematics, from where will the teachers come? So we have said the students themselves will form a club. आप मत भूलिए 142 करोड़ के देश हैं आप, 35 करोड़ बच्चे स्कूल में हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, पूरी अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। तो जब ये 35 करोड़ बच्चे स्कूल में अलग अलग कॉम्बिनेशन से पढ़ के कॉलेज में आएंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन में हायर एजुकेशन में देखना शुरू करेंगे, तो कितने नए डिसिप्लिन खुलेंगे। Can any country compete with us? I'll take an example and try to explain to you. We have said we will make carpentry even as a subject. I wonder how many of you know about the IKEA. IKEA is a furniture company which exports furniture, and we import furniture from IKEA. It's very good quality furniture. It's very expensive. आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जरा देखिएगा। ये स्वीडन से आता है। स्वीडन की आबादी 1.5 करोड़ है। तो इस फर्नीचर को बनाने में कितने लोग लगे होंगे या डिजाइन करने में? 1.5 करोड़ आबादी के देश में कितने विद्यार्थी और कितने लोग? अब अंदाज करिए कि हम 33 करोड़ 35 करोड़ बच्चे स्कूल में हैं और हमने ये कहा है कि आप कारपेंट्री भी पढ़ सकते हो। एक्सटेंडेड टू डांस, ड्रामा, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, फैब्रिक डिजाइन, अपैरल डिजाइन, एवरीथिंग। एक्सटेंड दिस आर्गुमेंट। What we have said, 10 days of bagless attachment to the industry in lower primary schools. So what will happen? By bagless attachment, don't think we are talking of attachment to a steel industry or automobile industry. No. Children will spend 2 days at the tailor's shop and watch the tailor make or design apparel, dress. 2 दिन ये कुम्हार के यहां बिताएगा, 2 दिन ये कारपेंटर के यहां बिताएगा, 2 दिन ये खेती किसान के यहां जाके देखेगा किसान पानी कैसे पटाता है, धान कैसे लगाता है, गेहूं के बीज कैसे डालता है। When they go to class 3, 4, 5, they may be interested and they may like to spend more time. So ये 10 days backless attachment internship में convert होगा, and by the time the students reach higher education, they will now start thinking entirely new. They will start experimenting. तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि कॉलेज को हम ऑटोनॉमी देने की बात किए हैं, तो एक रिमोट कॉलेज में 10 बच्चे मिलकर के ये कहते हैं कि हम लोग पानी कैसे पटाया जाए बिना पानी बर्बाद किए, इस पर कोई काम करेंगे। तो कुछ हाइड्रोलिक्स के डिपार्टमेंट से आएगा, कुछ मैकेनिकल के डिपार्टमेंट से आएगा, कुछ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से आएगा, और ये सब बच्चे मिलकर के एक साथ काम करेंगे। इसी को तो हमने मल्टी डिसिप्लिनरी कहा है। हम कभी साइलोज में नॉलेज को नहीं देखते थे। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, एक जरा गूगल सर्च करिएगा, डिजाइन माय डिग्री,
डिजाइन माई डिग्री, जम्मू कश्मीर में अभी ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है। वहां सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे आपस में एक कंपटीशन किए और उन लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दिया और कहा कि हम लोग अलग अलग डिसिप्लिन से, 3-4-5 डिसिप्लिन के बच्चे मिले और 3-4-5 डिसिप्लिन के टीचर मिले और वो आपस में डिजाइन किए कि हम कौन सी डिग्री देंगे। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ BA ऑनर्स इंग्लिश, BSc मैथमेटिक्स, BSc बॉटनी इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड आउटडेटेड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है नहीं। अब हम लोग अभी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाता है उसी पर चल रहे हैं। 30 साल 35 साल पहले इंग्लैंड इसको छोड़ चुका। नाउ लुक एट what was Indian knowledge tradition of looking afresh, looking beyond boundaries, looking at knowledge as independent of departments, of preserve of the academia and researching on it, coming out with new ideas. तो बच्चे कारपेंट्री करेंगे, कारपेंट्री में नया नॉलेज खोजेंगे, कारपेंट्री के साथ मैथमेटिक्स खोजेंगे। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर पढ़ेगा, मैथमेटिक्स एंड कारपेंट्री पढ़ेगा, मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर पढ़ेगा, तो वो से वैसे सारी चीजें निकल के आएंगी जो अभी हमारे कॉर्पस में नहीं है, अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। 35 करोड़ बच्चों के विद्यालय शिक्षा में क्या जरूरत है कि सब के सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही पढ़ें? इफ आई आस्क, आई कैन सी अ वेरी यंग क्राउड हियर। एवरी पेरेंट मस्ट बी थिंकिंग मेरा बच्चा IIT पहुंच जाए, और इसके सिवाय और कोई गोल नहीं है। कोई ये नहीं सोच पा रहा है कि मेरा बच्चा देश का सबसे बढ़िया फर्नीचर डिजाइनर निकल सकता है, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया ऑटोमोबाइल डिजाइनर निकल सकता है। तो उसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है? सबको फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉम्बिनेशन में पढ़ करके अलग अलग चीज बना सकते हैं और दे कैन स्पेंड देयर लाइफ टाइम इन रिसर्च। आज IIT नहीं तो IAS और नहीं तो कुछ भी नहीं। I think the last thing that I will mention is that the Indian society was a knowledge society, and only a knowledge society can be a rich society. आप जितना पैसा कमा सकते हैं कपड़ा बेच के, गेहूं बेच के, फर्नीचर बेच के, उससे ज्यादा पैसा बना सकते हैं आइडिया बेच के, नॉलेज बेच के। और इंडिया हमेशा से एक नॉलेज सोसाइटी था जो नॉलेज के बेस पर, रिसर्च के बेस पर वुड से स्टील बनाया और दुनिया भर को वुड से स्टील बेचा। ये कॉम्पस बनाया और दुनिया भर को कॉम्पस बेचा। ये नॉलेज के आधार पर सबसे बढ़िया वेसल शिप्स बनाया और उन शिप्स के माध्यम से व्यापार किया। कैन यू सी द रिलेशन बिटवीन नॉलेज, रिसर्च एंड इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ सोसाइटी? Only a knowledge society can be a good agriculture society. Only a knowledge society can be a good science society. और ये एक एरिया में नहीं होगा, ये सब कंबाइंड है, सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये मल्टी डिसिप्लिनरी ही होगा। If you study only mathematics, you won't reach anywhere. If you read mathematics and agriculture, you will be able to come up with something new. If you read agriculture and dance or music, perhaps something new will come. Imagine, मैं एक example I'm very fond of giving an example. आप Indian Idol सारेगामापा देखते होंगे। ये हिंदी गानों का कंपटीशन का प्रोग्राम है। कई सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि टॉप तक जो बच्चे पहुंचते हैं उनमें मैक्सिमम लड़कियां होती हैं और लड़कियां बंगला स्पीकिंग होती हैं। बंगाल के स्कूल्स में अभी भी म्यूजिक का कल्चर है। हर बच्चे को वहां डांस, म्यूजिक सीखना ही सीखना है। यू कैन सी द इंपैक्ट ऑन द म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ हिंदी। ये लड़कियां
बंगाल से आके हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री जिसमें बड़ा पैसा है, सब पैसा ले जाती है। इसको जरा एक्सटेंड करिए। हमने क्या कहा है कि आप स्कूल में डांस पढ़ सकते हैं, म्यूजिक पढ़ सकते हैं और जर्मन पढ़ सकते हैं, रशियन पढ़ सकते हैं, फ्रेंच पढ़ सकते हैं। अब क्या हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, बच्चियां नहीं मैं बोल रहा हूं, लड़के लड़कियां दोनों, boys can be as good dancers as girls or as good singers as girls, so I'm saying बच्चे, ये बच्चे जर्मन में गाना सीख के, म्यूजिक सीख के जर्मनी जाके जर्मन बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं। What will be the whole economy of German music entertainment industry? What would be the economy? I have quoted IKEA कि हम जिस मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की बात कर रहे हैं उसमें अगर भारत के बच्चे बेस्ट फर्नीचर डिजाइन करें तो दुनिया में क्या बड़ा, अच्छा मलेशिया से, स्वीडन से फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं। I will invite questions. I am left with 10 minutes. I would like to take your questions, but I will quickly summarize. इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात जो हम करते हैं वो कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सर नीचे और पांव ऊपर करने की बात नहीं है। We had a model. We have deliberately subverted it, forgotten it. इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। और हाईलाइट करने में ये कहने की जरूरत है, मैं बिहार से हूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मेरी भाषा मगही है। हम सब गर्व से कहें कि मेरी भाषा क्या है, हम उसमें काम करें, उसमें काम करने का मौका हो, उसमें सीखने का मौका हो। We have been bringing 100% children in schools for the last more than 20 years. But your participation in higher education is only 26%. Where did these children get lost? And how did the children get lost? Because we did not give them the opportunity to work and study in their own mother tongue, and English became the only parameter of being educated. Let us subvert that. Then only learning physics, chemistry, biology, mathematics cannot be the parameter for being called educated or successful. But the most important is we must be proud of our identity. Who am I? We are an Indian. हम भारतीय हैं। आप दुनिया भर में देखें, सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का है। सबसे ज्यादा लोग किसी भी देश से बाहर जाके बसे हैं तो वो भारत के हैं। क्यों? The best of our minds go to IIT and majority migrate to foreign countries. Why do we not have Americans here? क्यों अमेरिकन भारत में आके नहीं बसना चाह रहे हैं? जबकि विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा के बहाने आप पढ़ते हैं, पूरे दुनिया से लोग यहां आते थे। जापान से लेके बर्मा तक आज बुद्धिज्म अगर है और जिंदा है तो वो बोध गया के कारण है, वो महात्मा बुद्ध के कारण है, भगवान बुद्ध के कारण है। Can we aspire 2070 to be a nation which is a knowledge society, which is a scientific society, and the globe looks at India to learn and be at the cutting edge? हम तभी सही में विश्व गुरु होंगे और लीडर्स होंगे वेरियस एरियाज में जब हम अपने मेथड को बदलेंगे। सबसे पहले ये कहने की जरूरत है, I am a proud Indian. We have a great tradition which we have forgotten, but we need to remember that and go and tell the world, you did not give us aeroplanes, we gave you. Talpade was the person. Talpade, आप अगर गूगल सर्च करें Talpade and the first flight, कुछ ऐसा सर्च करें तो आपको मिलेगा। Talpade was the person who flew aeroplane before Wright brother. तो हम जानबूझ के किताबों में नहीं पढ़ाए कि ये स्वाभिमान, जो भारतीय होके स्वाभिमान होने का, अभिमान नहीं, स्वाभिमान,
गर्व करने की जरूरत है। हमको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप छोटे हैं, हमको ये बताना चाहिए था कि हम भी बड़े हैं, हमने भी ये दिया है। आज हम वो नहीं कर रहे हैं। I will be happy to take a few questions towards the end. चांद भारद्वाज जी ने हाथ उठाया है। प्लीज चांद भारद्वाज जी अपना ऑब्जर्वेशन शॉर्ट रखिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में रखिएगा। जी भारद्वाज जी जल्दी क्वेश्चन अपना पूछिए। हाँ, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर कार्य किया है, जिसकी वजह से वी कैन ब्रिंग children, we can make them master of all and jack of none, as you said, that how this to recognize your potential of your soul, which is like a creative intelligence with its outer expression as attention, which is like an omniscanner. And this ability can read the mind and can study the requirements of the body. So with all this, we have worked for last 30 years, and I would like to meet you and put our points before you, that how we can make children much more confident about their own self. Because that energy which runs the whole cosmos is running this body also 24/7. So why not tap it through the meditation, which is not focusing of attention, rather withdrawal of attention. So I would like to get an opportunity to talk to you, sir. Thank you so much, Chand Bhardwaj. Let me extend and mention now that I consider yoga also as one of the areas of knowledge, and Right. India excelled in that as well. Yes, sir. Very quickly, I like to mention that look, the amount of money we spend on medicine, on health, if we can save that money through good health, and yoga is one of the forms, and yoga has so much knowledge. Read Patanjali. अष्टांग योग जो पतंजलि का है, उसमें आप पढ़िए तो आपको सारे एरियाज पर नॉलेज दिया गया है. तो आई डिड नॉट मेंशन योग, बट जस्ट एज आई मेंशन्ड अबाउट एग्रीकल्चर, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, carpentry, yoga is one of the areas which will not only bring so much good health to the nation, but we can also bring good health to the world. देखिए हमारी परंपरा ये भी रही है वासुदैव कुटुंबकम. हम अपने चीजों को कभी बेचे नहीं हैं. WTO को अब अगर आप देखें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अब सर्विसेज को, एजुकेशन को भी ट्रेडेबल सर्विस कर दिया है. हम कभी ये नहीं किए थे. तो मेरा ऐसा मानना है कि योग को भी एक एरिया मान सकते हैं, और योग में भी नॉलेज है, उसको हम फिर से सीखें, अलाइव करें जो हुआ है पिछले कई वर्षों में, और इसको हम दुनिया भर को पहुंचाएं. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑब्जर्वेशन. आई कंप्लीटली दैट योग. One small little point, that if we put our attention onto the physical part, it is known as physical yoga. If we put it on the mind, it is known as mental yoga. And if we withdraw the attention to its source, is a spiritual yoga. So yogas are of three kinds. And I think I would like to get an opportunity to talk to you sometime. And if the organizers can make us meet together. Thank you very much. My privilege. It will be my privilege. Thank you so much, Chand Bhardwaj. Thank you. Any other question quickly? विजय सर, आपने चैट में डाला हुआ है कोई क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क. Let me read the observation of Vijay Kumarji. Gandhi ji also was against British education system started by Lord Macaulay and advocated Nai Talim to be adopted as way of education primarily in the school system through craft-based education. However, government did not adopt that scheme at all. Craft-based education, later named as SUPW, just became a formality to be passed by students in board exam. Why? What's your view, CB sir? Vijay, you have raised a question which calls for a completely new lecture. Look, go and hear Gandhi's lecture in Chatham House, October 1931, when he went to attend the round table. Gandhi ji said that you destroyed our education by adopting or implementing the British education policy. In 1931, Gandhi said that. 1937, Gandhi gave the Nai Talim. मैम आप ही बोलना, फिर ध्यान रखना. And if you look at the minutes of the Congress was not a political party then. When I am referring to Congress, I am referring to the organization which was leading independence movement. If you look at the minutes of the Congress, you will find
All along, Congress advocating for emphasis on primary education, increasing literacy and education to all. India was a nation of 95% literacy. Now, again, everybody is questioning that. What happened after 1947? Your first commission was Radhakrishnan Commission on Higher Education. If the Congress was concerned about India's literacy, why did it forget in 1947? Right up to 1990, when you had the Jomtien Conference, the World Bank had to intervene to make India aware that you should emphasize on school education, rather literacy, and not higher education. We kept spending more money on higher education right up to 1990 because the children of the who's who were in higher education already. They were getting good school education through the Christian schools that were established after the dispatch of 1911. So that calls for a completely new question. I will make a reference. Please note it. 18 May 2014. 18 May 2014. Look for India traced with destiny. Editorial, The Guardian. Editorial, The Guardian. If you do that internet search, you will find the reason behind it. Independence was no turning point for India. I mean, now that you have raised this question, Vijay, I will have to mention that. I have quickly opened it. I will read it for you and I will finish and end my intervention with that. I'm reading the quote. Today, 18 May 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. This is 2014. Today, 18 May 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi's victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent. He is not a BJP member. He is not a Hindu. He is not an Indian. And he is writing, Narendra Modi's victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent. And the last line of the first paragraph is most damaging. It may pain some. India under Congress Party was in many ways a continuation of the British Raj by other means. Vijayji, we did not change much. What we had been demanding before 1947, we forgot after 1947. Read Radhakrishnan Commission report. Radhakrishnan himself has said, we cannot make a dent, cannot make a change in higher education unless and until we change school education. We did not do that till 1990 and ultimately 2000 when we brought Sarv Shiksha Abhiyan. But the quality was too bad, and that is why 100% children came to school, but only 26% reached higher education. All the money that was spent on free books, free shoes, free bags, free dress, midday meal went down the drain. We need to change. And what needs to be changed is make subjects appropriate to the audiences, to the learners. हम इन सबको अभी भी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं. हम इन सबको अभी भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा. क्यों पढ़े भाई? हिंदी में बोल लो ना, पंजाबी में बोल लो, खड़िया में बोल लो, संथाली में बोल लो, अपनी भाषा में अपनी बात को समझाओ. समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझाता कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पूरी चीज को अमली जामा पहनाना चाहती है. I will take the last question of Priya Lakshmi has raised her hand. Priya, quickly unmute yourself because I have already exceeded the time. Yeah. Thank you so much, sir. I resonate with every word that you have said in your address, and I am very, very hopeful with this new education policy. Sir, I would like to know what is the roadmap to implement the vision of NEP 2020, because in current situation I see about music education, there are no defined syllabus, no textbook. We don't have teachers from primary, secondary and higher secondary levels. So I'm very interested to know how we are going to implement this policy. What is the roadmap? What are the actions being taken till now
for school music education, because I am a part of school music education, and I can see still I can see a superiority of the. It is a general perception that it is a hindrance to the main course subject, and we try to accommodate time to other subjects, taking time from like miscellaneous subjects Good. like music and physical education. Good. Because I have very little time, Priya, go to the Ministry website, Ministry of Education website, and look for the document by the name Samarth. 296 tasks have been identified based on the 31 pages of school education section of the policy. To implement completely the NEP 2020, as far as the school education is concerned, 296 tasks have been identified, and this has been put in the document by the name Samarth. It is on the Ministry of Education website. 1. 2. More than 50% of it has been implemented. CBSE has already relaxed its examination pattern. It is conducting exam in twice, and NIOS is doing it every day of the year. National Institute of Open Schooling, we have also brought in new subjects. As I told you, we cannot have the teacher on the first day. So what we have done, we have made a roadmap. First instance, those who are interested in music will form their groups, form their club, study music. Slowly, they will collect corpus. That will become a center and ultimately department. It cannot change in one day. You have taken 1,000 years to destroy your system, Priya. You will take at least 100 years to reinstate it. So the roadmap is clear. We have started doing it. We are giving music as much importance as to physics, because we understand if we produce good musicians, good singers, good dancers, India will be a leading nation, and only then a nation can become a leader in the world. तो प्रिया, हमने 296 टास्क स्कूल एजुकेशन पर आइडेंटिफाई किए हैं, जो सामर्थ डॉक्यूमेंट में देखिए, वहां सब लिखा है. वादा है 2025 तक ये सब इंप्लीमेंट हो जाएंगे. 2030 तक आप देखेंगे कि ये कैसे चेंज आए हैं, और 2030 से 40 हम वॉच करेंगे कि कैसे इसका प्रभाव देश पर पड़ता है और देश कैसे बदलता है. 40 में हम दोबारा बैठाएंगे तो म्यूजिक एंड डांस एंड ड्रामा इन सब एरियाज को आगे लेके जाएंगे. तो आई कैन टेल यू द एफर्ट इज ऑन एंड it has already been done. Thank you very much. Thank you. I think I have exceeded my time by 7 minutes. So it's time to say thank you very much once again. It's my privilege. Sir, one more question, please, sir, if you permit. नहीं, हम नहीं, ऑर्गेनाइजर्स परमिट करेंगे, उनके लिए दूसरा रिसोर्स. सर, आपको सुनना और लगातार सुनना हर पार्टिसिपेंट का एक सपना होता है. तो एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर संजीव का ले लेते हैं, और फिर प्रोफेसर पाठक जुड़ चुके हैं, तो थैंक यू सर, आप उनसे पूछें. संजीव जी. जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि चाइनीज हैं, जापानीज हैं, या स्पेनिश हैं, या अमेरिकन हैं, या यूनाइटेड किंगडम वाले सब अपनी एक लैंग्वेज में बात करते हैं, अपने राष्ट्रीय भाषा में बात करते हैं. अब इंडिया में सर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी भाषाएं हैं, तो क्या हमारी इंडिया की अपनी कोई भाषा का भी चयन नहीं होना चाहिए, जिससे सभी प्रदेशवासी अपनी एक भाषा में इंडिया की बात को रखें? मेरा ये कहना होगा कि हम जैसे ही भारत में एक भाषा की बात करते हैं तो सबों को ये लगता है कि हम कह रहे हैं हिंदी होनी चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल सही बात. खास करके हिंदी भाषियों को ये थोड़ा सब्र रखना चाहिए कि हम ये कहें कि नहीं, हम पंजाबी सीखने को तैयार हैं. आप पंजाबी में बोलिए ना, हम प्रयास करते हैं समझने. बिल्कुल सही सर. एक भाषा नहीं, ऑटोमेटिकली भारत की एक लिंगुआ फ्रैंका निकल के आएगी, और निकल रही है. आप उत्तर पूर्व में मणिपुर तक चले जाइए, अरुणाचल तक जाइए, त्रिपुरा जाइए, मेघालय जाइए, एक ही भाषा सब समझते हैं, वो हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है. अंग्रेजी केवल 3% लोग इस देश के बोलते हैं. अनफॉर्चुनेटली इस प्लेटफॉर्म पर बैठे सब लोग अंग्रेजी समझते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि अंग्रेजी हो सकती है लिंगुआ फ्रैंका. नहीं, हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा लोग बोलते हैं. संजीव जी, केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी पर दबाव न डालें, फोर्स न करें. आप पंजाबी बोलना चाहते हैं, पंजाबी बोल. हाँ,
क्या सर एक भाषा के लिए कोई प्रयास किया जाए शिक्षा नीति में या नहीं? हो रहा है, लेकिन इसको आप दबाव से नहीं करिए। जैसे ही दबाव देंगे, भाषा इतना सेंसिटिव इशू है कि वो बुमरैंग करेगा। आपको एक उदाहरण देके मैं बात को खत्म करूंगा। तमिलनाडु सरकार भाषा की राजनीति करती है और लगातार ये एंटी हिंदी उठाती है। आपको पता है हिंदी टीचिंग इज द लार्जेस्ट बिजनेस फॉर तमिलनाडु। जितने लोग ऑनलाइन हिंदी सीख रहे हैं वहां के, उतना किसी दूसरे राज्य के नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदी के माध्यम से ही हम राष्ट्र की धारा में जुड़ेंगे। तो संजीव जी, फोर्स किसी को मत करिए, हमको भी कहने दीजिए, एक बार कहने दीजिए कि मेरी भाषा हिंदी नहीं है भाई, मैं मगही बोलता हूँ, मुझे मगही में पढ़ने का मौका दीजिए। संजीव जी की भाषा भोजपुरी है, संजीव जी को भोजपुरी पढ़ने का मौका देना चाहिए, अपने आप हिंदी निकल के आएगी। No force, your language is important, all our languages are equally important, that should be the approach for India. But ultimately there would emerge one language. Let us wait and see which language emerges. All languages are competing, so let us see which language emerges. Perhaps 2147 200 साल दीजिए, एक भाषा निकल के आएगी। बिल्कुल दबाव मत डालिए। जैसे ही आप अब जब एक भाषा की बात करते हैं ना, तो तुरंत विरोध खड़ा होता है कि हिंदी थोपना चाहते हैं क्या हम पर? नहीं, बिल्कुल कोई प्रयास नहीं है हिंदी थोपने का। सर, मुझे राष्ट्रकवि की पंक्तियां याद आती हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो हम बचपन से अपने स्कूल में हमेशा गीत के तौर पे गाते थे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो बहुत सुंदर हमारा गुलदस्ता है, ये बरकरार है, ये यूनिटी इन द डाइवर्सिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। और आपने जिन प्रश्नों का बहुत ही संजीदगी के साथ जवाब दिया, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस, हमारे पार्टिसिपेंट इससे पूरी तरह सहमत है। इतनी तालियां आप देखिए कि लोगों की बज रही हैं। इस आभासी पटल में भी जीवंत कर दिया आपने सत्र। मैं दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत आभारी हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय, पुनः एक बार कि मुझे ये मौका दिया ताकि मैं इतने सारे यंग टीचर्स से बात कर सका, अपनी बात उनसे शेयर कर सका। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।